अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जब पीएमसी के हवाले से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे पीएमसी का, देखिए पीएमसी ने अभी सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो अपने सोशल मीडिया पेजेस पे अपलोड की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपने अपनी टेस्ट डेट को रीस्केड्यूल कैसे करना है। लेकिन अभी तक आपके डैशबोर्ड के अंदर जहाँ पर एक्शन का बटन है उसके नीचे रीस्केड्यूल का या सॉरी स्केड्यूल का अभी एज सच बटन नहीं आया। तो आप लोगों ने वेट करना है, जब आएगा पीएमसी अपने सोशल मीडिया पेजेस पे और वेबसाइट पे उसको अनाउंस करेगा। तो ऐसा अभी कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुद से कुछ भी ना सोचें। जब पीएमसी अनाउंस करेगा तो तमाम बच्चों के लिए वो अवेलेबल होगा। आपको चाहिए कि पीएमसी की वेबसाइट को देखते रहें, उसके अलावा जो ख़ास तौर पे पीएमसी का जो ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पेज है उस पर अपडेट को देखते रहें। मुझे अपडेट पता चलेगी तो मैं भी इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। डेट सिलेक्शन के बारे में बच्चा पूछ रहे थे, तो डेट सिलेक्शन वहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली जो आपने फ़ीस सबमिट करवाई होगी उसके मुताबिक आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी। वो जो ऑप्शंस आपके पास मिलेंगी उसके मुताबिक आपने उसको स्केड्यूल करना होगा। तो जैसे ही वो ओपन होगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो वो ओपन ही नहीं हुआ तो आप कुछ भी कह नहीं सकते। तो जो भी पहले सोचना है वो आप अपने ऊपर ही जुल्म करेंगे, तो बेहतर है इतना ना सोचें। जब स्केड्यूल वाला ऑप्शन ओपन होगा तब आपके पास ऑप्शन होगी, तब आप उसको देख लीजिएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और डेट के हवाले से आप लोग पूछ रहे थे, तो मैं तो पर्सनली जो डेट रिकमेंड करता हूँ वो लास्ट डेट से ही करता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि तब तक आपको आइडिया हो चुका होता है कि टेस्ट किस तरह का आ रहा है। कोई ऐसे टॉपिक्स तो नहीं है जो सिलेबस से हट के आ रहे हैं, तो आप लोगों को टाइम मिल जाता है कि आप उनकी प्रिपरेशन को कर लेते हैं। और जिनका लॉगिन नहीं हो रहा, या तो वो अपना ईमेल आईडी गलत ऐड कर रहे हैं या पासवर्ड गलत ऐड कर रहे हैं, ये अपनी हैबिट बनाएं कि आप लोगों के पास अपनी कोई पर्सनल नोटबुक होनी चाहिए जहां पर आप लोग अपने ईमेल आईडीज और उनके पासवर्ड्स को कहीं पर नोट डाउन करें, ताकि कभी भी अगर आप भूल जाएं तो वहां पर आप अपनी नोटबुक से उनको देखा करें। तो चाहे वो नोटबुक आपके पास डिजिटल हो मोबाइल के अंदर, चाहे लैपटॉप के अंदर हो, चाहे वो आपके पास हार्ड फॉर्म में हो। और अगर फिर भी नहीं हो रहा, आपको लगता है कि आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड करेक्ट है, तो फिर बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पीएमसी की हेल्पलाइन पे कॉल करें। ये इशू आपका पीएमसी वाले ही रिजॉल्व करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने सेकेंड ईयर फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करना है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने प्रीवियसली फर्स्ट ईयर के यूनिट्स कवर किए जिसमें हमने मोशन एंड फोर्स को पढ़ा, वर्क एंड एनर्जी को पढ़ा, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स और वेव्स के साथ ऑसिलेशन को, और इन द एंड हमने थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस किया। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। देखिए, हम अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। ये वो ब्रांच फिजिक्स की है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पोजीशन में डिस्कस करते हैं और उनके इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। जैसे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया जाता है तो चार्जेस को मोशन में डिस्कस किया जाता है और साथ उनके इफेक्ट को डिस्कस किया जाता है, जो इफेक्ट क्या है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? Electrostatics is a branch of physics in which we study about the charges at rest position. What is electrostatics? A branch of physics in which we study about the charges at rest. अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है, जब चार्ज हमारे पास रेस्ट पर होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि हमारी फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही होती। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो चेंज होगा वो जीरो के इक्वल आएगा। और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। तो दैट मींस हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो स्टैटिक चार्ज होता है उसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज अगर हमारे पास जीरो है
तो याद रखिएगा इसका रिजल्ट ये आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द चार्ज जीरो के इक्वल आएगा। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जब भी फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो फ्लक्स का चेंज किसके इक्वल आएगा, वो जीरो के इक्वल आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो स्टैटिक चार्ज के अराउंड सिर्फ कौन सी फील्ड प्रेजेंट होती है, हमारा आंसर होगा स्टैटिक चार्ज के अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास जीरो के इक्वल आएगी। तो यहां पर एक पॉइंट याद रख लें, आगे जाके आपको हेल्प इससे मिलेगी कि हमारे पास अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, उसका चेंज नॉन जीरो होगा, तभी वहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट चार्ज के हवाले से, बॉडीज पे चार्ज आता कैसे है, हाउ बॉडीज गेट चार्ज। तो इस चीज का जो आंसर है आप लोग मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉडीज पे चार्ज कैसे आता है। बॉडीज पे चार्ज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है या रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से आता है। मैं दोनों चीजों के बारे में यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या कहा कि बॉडीज पे जो चार्ज है वो किस तरह से आता है। अगर हम बात करें बाय नेचर बॉडीज न्यूट्रल है, लेकिन उन न्यूट्रल बॉडीज पे चार्ज किस तरह से स्टोर होता है। तो पहला आंसर आपके पास क्या होगा, पहला आपके पास आंसर होगा कि बॉडीज पे चार्ज जो है दैट इज ड्यू टू कंडक्शन, वो कंडक्शन की वजह से है। और कंडक्शन का मतलब हमारे पास होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो दो तरह का है। वो दो तरह का मतलब ये है कि हमारे पास या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और या हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने से न्यूट्रल बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस एक्सेस हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने से हमारे नेगेटिव चार्जेस कम हो जाते हैं। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो बॉडी पे चार्ज कौन सा आएगा, बॉडी पे चार्ज नेगेटिव आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो बॉडी पे चार्ज कौन सा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो ये जो फिनोमेना है जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने से किसी बॉडी पे चार्ज आता है, इसको कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन है। और यहां पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो कंडक्शन होती है वो हमारे पास कॉन्टेक्ट के थ्रू होती है, यानी बॉडीज का कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है, तब जाकर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो ट्रांसफर होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हमारे पास बॉडीज पे चार्ज कैसे आता है, तो दैट इज ड्यू टू इंडक्शन। जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हो। तो इंडक्शन क्या चीज है, जहां पर बॉडीज पे चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट आएगा, यहां पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, किसी भी तरह का बॉडीज के दरमियान कॉन्टैक्ट नहीं होगा कि चार्जेस ट्रांसफर हों। अब ये चीज क्या होती है, इंडक्शन। इस बारे में आप लोग जो फिनोमेना पढ़ते हो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे आप लोग एग्जाम्पल पढ़ते थे मैट्रिक लेवल में कि कॉम को अगर बालों के साथ रब किया जाए और पेपर के पीसेस के पास लेकर जाएं तो पेपर के पीसेस अट्रैक्ट होते हैं। उसकी जो रीजन होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इन अ न्यूट्रल बॉडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? ये हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस है इन अ न्यूट्रल बॉडी। क्या मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस? जब बॉडी न्यूट्रल होती है तो तमाम के तमाम जो चार्जेस होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, और जब उस न्यूट्रल बॉडी के पास किसी चार्ज बॉडी को लेकर आया जाता है तो होगा क्या, उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज अपने आप को रीअरेंज करेगा। फर्ज करो हमने जो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आए वो चार्ज बॉडी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर तमाम नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। अब तमाम जब नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो बॉडी न्यूट्रल है उसके तमाम चार्जेस अरेंज हो गए, तमाम पॉजिटिव एक तरफ और तमाम नेगेटिव एक तरफ। तो ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हुआ किसी चार्ज बॉडी के पास आने की वजह से, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये तब तक होगा जब तक वो चार्ज बॉडी उसके पास है, तब तक हम ये देखेंगे कि उस बॉडी की सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ होगा।
और जैसे ही आप उस चार्ज बॉडी को अवे लेकर जाओगे, वो चार्जेस दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये जो फिनोमिना है, जहां पर एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर गए और चार्जेस रीअरेंज हुए, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इस चीज को यूज किया जाता है। तो यहां पर एक और चीज चार्ज के हवाले से जो आपसे पूछी जा सकती है कि हमारे पास चार्ज को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, वो कौन सी डिवाइस है जो चार्ज की डिटेक्शन के लिए यूज होती है। तो उसका आंसर हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमीटर, सॉरी इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, आप किसी बॉडी पे चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप ये चीज चेक कर सकते हो कि चार्ज की नेचर क्या है, क्या जो चार्ज आपने डिटेक्ट किया, क्या वो चार्ज पॉजिटिव है या वो चार्ज नेगेटिव है। और इसके अलावा आप इवन ये भी देख सकते हो कि बॉडी की नेचर क्या है, क्या वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। लेकिन जो काम इलेक्ट्रोस्कोप नहीं कर सकता वो क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप आपको ये नहीं बता सकता कि चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है। ये जरूर बता देगा कि चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बॉडी न्यूट्रल है, सॉरी इंसुलेटर है या कंडक्टर है, लेकिन चार्ज की मैग्नीट्यूड नहीं बताता। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड के बारे में अगर कभी क्वेश्चन आए कि चार्ज की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड की जाती है, तो उसके लिए डिवाइस जो यूज होती है दैट इज इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर वो डिवाइस है जो मेजर करती है चार्ज को। इलेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, ये चार्ज को मेजर करेगा कि चार्ज कितने कूलम उस बॉडी पे स्टोर हो रहा है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया चार्ज के हवाले से। अब जब ये बात हम करते हैं कि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर गेन या लूज की फॉर्म में हुए तो चार्ज आया। अब ये चार्ज कितना आया, ये चार्ज कितना आया, तो इस चीज के बारे में आइडिया मिलिकन्स ने दिया। और वही आइडिया था कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, एन क्या नंबर है, 1 2 3 4, इस नंबर की फॉर्म में बॉडी पे क्या आएगा, चार्ज आएगा। और यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव आएगा। और मिलिकन ने यह भी कहा कि किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज होता है, मिनिमम, वो हमारे पास इक्वल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब क्या हुआ, जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज की वैल्यू हो सकती है। अब आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज है दैट इज 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। और आपने इसके रिवर्स भी याद रखना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट विल बी 1/1.6 10⁻⁻19। और जब इसको सॉल्व किया जाता है तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आता है दैट इज 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने इस चीज को याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन इतने कूलम के इक्वल है 1.6 10⁻⁻19, और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 10⁻18। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होगे तो कई दफा आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड हो रहा होगा। तो कई दफा तो वो सॉल्व हो जाएगा कैंसल आउट होकर, लेकिन जब वो सॉल्व ना हो रहा हो तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1 से डिवाइड हो तो आपने उसकी जगह क्या लिख देना है 6.25 10⁻18। तो इससे आपका जो सोल्यूशन होगा वो कदरे आसान हो जाएगा। तो लास्ट एक पॉइंट, उसके बाद फिर नमाज की ब्रेक, फिर हम कूलम्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पूछता हूं। क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि एक बॉडी में लेट्स से कैपेसिटर की प्लेट है, उसमें चार्ज के ट्रांसफर की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो बॉडी पे चार्ज आया वो कितना आया, दैट इज पॉजिटिव 100 माइक्रोकूलम। कैपेसिटर की प्लेट पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से चार्ज कितना आया 100 माइक्रोकूलम। आपने ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं जिसकी वजह से चार्ज 100 माइक्रोकूलम आया।
इस क्वेश्चन का आंसर दें, फिर नमाज की ब्रेक लेते हैं। 6.25 10⁻15 एक आंसर है। देखते हैं और क्या आंसर आते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसके दो मेथड हैं सॉल्व करने के। एक तो मेथड ये है कि आप Q इज इक्वल टू एन ई को यूज करो, और यहां से अगर आप n को फाइंड करोगे तो n इक्वल आएगा Q डिवाइड बाय E। अब Q आपके पास है 100 माइक्रो, मीन 100 10⁻⁻⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻⁻⁹। अभी बात जो मैंने आपको रिसेंटली बताई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब डिवाइड हो रहा है तो आपने उसकी जगह क्या लिख देना है, 6.25 10⁻18। और ये जो है 10⁻⁻6 और 10⁻2, ये आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻⁻4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6.25 10⁻14। 6.25 10⁻14 आपके पास आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 100 माइक्रो ऊपर लिखा, नीचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कन्वर्ट हुआ तो 6.25 10⁻18 आ गया, और 100 और 10⁻⁻6 को सॉल्व किया तो 10⁻⁻4 आपका रिजल्ट आ गया। इसको सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड था वो क्या था। अभी मैंने आपको बताया कि 1 कूलम किसके इक्वल है, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। आपको कितने कूलम रिक्वायर्ड है, 100 माइक्रो। आप क्या करें, दोनों साइड्स को 100 माइक्रो से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 माइक्रो, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 100 माइक्रो मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड पे बन गया 100 माइक्रो कूलम, और राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 100 10⁻⁻⁶। तो एक ही बात है, आप चाहे लेफ्ट वाले मेथड से कर लो चाहे राइट वाले, ये 100 और -6 क्या हो जाएगा, ये आपके पास -4 हो जाएगा। तो 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो। अभी टाइम हुआ है 7:27। 7:35 पे क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे, नमाज की ब्रेक, तो 7:35 पे क्लास स्टार्ट होगी।
जी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? तो टॉपिक हमारा जो है दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैट्रिक लेवल से आप इसको पढ़ते आ रहे हो। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? एक तो ये याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ स्टैटिक चार्ज पे अप्लाई होता है। हम मूविंग चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं करते। दूसरी चीज ये बात याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ अप्लाई होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है ऐसे चार्जेस जहां पर डिस्टेंस आप पॉइंट टू पॉइंट लें। जैसे हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं तो चार्ज इतना स्मॉल होगा कि वो डिस्टेंस जो लिया जाएगा वो पॉइंट टू पॉइंट लिया जाएगा। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक हमारे पास चार्ज Q1 है और एक चार्ज हमारे पास Q2 है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास है लेट्स से दैट इज r। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। कि दो चार्जेस के दरमियान चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ? उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ। तो आपने कभी भी कूलम्स के फार्मूला के अंदर उन चार्ज की पोलैरिटी को पुट नहीं करना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरी चीज कूलम्स ये कहता है कि दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कि हमारे पास जो फोर्स है उसका ताल्लुक डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या होगा? इनवर्स होगा। और आप लोग एक चीज जानते हो कि जहां पर भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ रिलेशन इनवर्स हो, आप उसको कहते हो कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के साथ आपका रिलेशन है। और कूलम्स लॉ के अलावा जो इनवर्स के लॉ ओबे करता है वो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ये इनवर्स के लॉ ओबे करते हैं। अब जब हम इन रिलेशंस को कंबाइन करते हैं तो कूलम्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या बनती है? मैथमेटिकली कूलम्स को लिखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस रिलेशन के अंदर हमारे पास जो K है ये क्या चीज होती है? ये K हमारे पास है कूलम्स कांस्टेंट। व्हाट इज K? K इज कूलम्स कांस्टेंट। और ये कूलम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? कूलम कांस्टेंट हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या चीज है? ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। देखिए नाम से पता चलता है परमिट मतलब फ्री स्पेस यानी वैक्यूम कितना परमिट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट है। और आप इस एप्सिलॉन नॉट को कह सकते हो ये किसके इक्वल है? 1 ओवर 4 पाई K के। आपको दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए क्या है। कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? दैट इज 8.85 10⁻⁻12 और यूनिट कूलम कांस्टेंट के रिवर्स कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो कूलम कांस्टेंट है इसके बारे में हमारी बुक में मेंशन हुआ है कि कूलम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं कूलम कांस्टेंट की डिपेंडेंस की बात करूं तो कूलम कांस्टेंट हमारे पास दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक तो हमें यह पता है कि जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, सिर्फ कूलम कांस्टेंट नहीं, कोई भी कांस्टेंट हो, वो आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट पे जरूर डिपेंड करेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब यह है कि अगर हम उसको SI में लिखेंगे उसकी वैल्यू कुछ और होगी। अगर हम SI से किसी और सिस्टम में लिखने की कोशिश करेंगे जैसे CGS है या FPS है, उसकी वैल्यू ने चेंज हो जाना। तो एक डिपेंडेंस तो कूलम कांस्टेंट की सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। जैसे यहां पर आप यूज कर रहे हो न्यूटन को, अगर न्यूटन की जगह डाइन यूज करोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज करोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। और दूसरी इसकी जो डिपेंडेंस हमारे पास होती है दैट इज मीडियम बिटवीन द चार्जेस। कि चार्ज के दरमियान अगर मीडियम आएगा तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि हमें रिलेशन नजर आ रहा है कि कूलम कांस्टेंट का परमिटिविटी के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो जब डाइलेक्ट्रिक आएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर के बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली कूलम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है।
अब ये जो K की वैल्यू अगर आप फोर्स के रिलेशन में यूज करो तो फोर्स का फॉर्मूला यूं भी लिखा जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय नेचर अट्रैक्टिव भी होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय नेचर रिपल्सिव भी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम नेचर की बात करते हैं तो वो नेचर हमारे पास अट्रैक्टिव भी है और वो नेचर हमारे पास रिपल्सिव भी है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय नेचर दोनों तरह की एग्जिस्ट करती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, तो आपने याद रखना है कि आपके इस फार्मूला के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन यूज हो सकते हैं। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि जहां पर अट्रैक्टिव नेचर होती है वहां पर आपका साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, और जहां रिपल्सिव नेचर होती है वहां साइन क्या आता है, वहां पॉजिटिव आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय नेचर अगर दोनों हैं तो हमारे फार्मूला के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव अगर यूज हो रहा हो तो इसका मतलब होगा कि वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है बच्चे, दैट इज अलोंग द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस। ये उस लाइन के अलोंग होती है जो उन दो चार्जेस को कनेक्ट कर रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज बेसिकली अलोंग आर, वो आपके पास इस आर के अलोंग होती है। इस वजह से जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो आपका फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू प्लस माइनस K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। तो यहां जो यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हुआ है दैट इज बेसिकली R। और आपको एक चीज मैंने बताई थी रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के अंदर कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है। यूनिट वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो जब आप इस R यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करोगे तो डायरेक्ट अगर मैं यहां फॉर्मूला लिखूं तो क्या चेंज आएगा, आपके डिनोमिनेटर के अंदर R स्क्वायर की जगह R क्यूब बन जाएगा। आपके डिनोमिनेटर के अंदर जो R स्क्वायर है जब वो मल्टीप्लाई होगा इस R के साथ तो वो क्या बन जाएगा, R क्यूब। तो कई दफा ये फॉर्मूला लिखा होता है तो स्टूडेंट्स को लगता है ये गलत है, ये ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आपके सामने है। ऊपर वाले फार्मूला के अंदर यूनिट वेक्टर है और नीचे वाले फार्मूला के अंदर R वेक्टर है, तो दोनों फार्मूलाज वेक्टर फॉर्म के अंदर करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कूलम फोर्स के हवाले से कि कूलम फोर्स इज कंसिडर्ड एज अ म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको म्यूचुअल फोर्स माना जाता है। क्या मतलब है इसका कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। आपको पहले पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फोर्स किसे कहते हैं। हर उस फोर्स को म्यूचुअल फोर्स कहा जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स का मतलब यह होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जेस पे लग रही होगी, उन दोनों चार्जेस पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन जो हमारे पास डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट। तो यहां पर ये चीज आप लोगों ने याद रख लेनी है कि हमारे पास अगर फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन उन फोर्सेस की जो डायरेक्शन हो वो ऑपोजिट हो तो हम कहेंगे दीज फोर्सेस आर म्यूचुअल फोर्सेस। अगर आप सबसे पहले जो एग्जांपल मैंने ली थी उसको देखें तो वहां पर उन दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है, एक टुवर्ड्स लेफ्ट और एक टुवर्ड्स राइट, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से आएगी और वो डिपेंड करेगी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स। इसका मतलब चाहे राइट वाले चार्ज पे फोर्स फाइंड करो चाहे लेफ्ट वाले चार्ज पे फोर्स फाइंड करो, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। यानी इस बात को हम अगर यूं समझें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, अब मैं चार्ज जो ले रहा हूं वो अनलाइक चार्जेस ले रहा हूं, ऑपोजिट चार्जेस, और इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज आर। इसकी मैग्नीट्यूड Q1, इसकी मैग्नीट्यूड Q2। क्या होगा, अब ये दोनों चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अब जो फोर्स इन पर अप्लाई होगी वो इस डायरेक्शन में होगी,
इनवर्ड, क्योंकि अट्रैक्टिव है। अब इन फोर्सेस को नाम दे दो। जो 1 पे फोर्स लग रही है उसको नाम दे दो F12 का, और जो 2 पे फोर्स लग रही है उसको नाम दे दो F21 का। F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। क्या दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है? नो, नजर आ रहा है ऑपोजिट। इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स को नाम दे दो। क्या क्या नाम दूंगा? F12 के यूनिट वेक्टर को नाम आप दे दो R12 का, और F21 के यूनिट वेक्टर को नाम दे दो R21 का। अब आप जब इनको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो F12 किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा K टाइम्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12। और जब आप F21 को लिखोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? K टाइम्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21। अब दोनों चीजों में सिमिलरिटी देखें तो सिमिलरिटी इस मैग्नीट्यूड की है। ये जो फैक्टर है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड सेम है। और दोनों में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है? डायरेक्शन का। और आप लोगों ने यूनिट वेक्टर के बारे में एक बात पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है 1 होती है। इसका मतलब R12 और R21 ये इक्वल हैं, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। इस R12 को यहां रिप्लेस कर दो। जब R12 को यहां रिप्लेस करोगे तो यह आएगा F12 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इस R12 की जगह आ जाएगा माइनस R21। तो अगर आप गौर से इस फार्मूला को देखो, इस फार्मूला में नेगेटिव को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो बाकी जो फार्मूला है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21, क्या ये आपके पास F21 के इक्वल नहीं है? तो आपका रिजल्ट जो था वो आ गया कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। और जो बीच में इक्वलिटी आ रही है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि F12 और F21 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और नेगेटिव साइन जो आ रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? वो ऑपोजिट है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? आपको दो चार्जेस दिए जाते हैं, और उन चार्जेस के बारे में यह कहा जाता है कि एक चार्ज की मैग्नीट्यूड लार्ज है और एक चार्ज की मैग्नीट्यूड स्मॉल है। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक चार्ज मेरे पास 5 माइक्रोकूलम का है और एक चार्ज मेरे पास 2 माइक्रोकूलम का है, तो कौन सा चार्ज दूसरे चार्ज पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा? कौन सा चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा? क्या 5 माइक्रोकूलम वाला ज्यादा अप्लाई करेगा या 2 माइक्रोकूलम वाला ज्यादा अप्लाई करेगा? तो आपका आंसर होगा कि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स होती है। इन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी। अगर इस फोर्स को आप नाम दो F1 का और इसको नाम दो F2 का, तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फोर्स आप कहोगे कि F1 और F2 इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि हमारी कूलम फोर्स अकेले एक चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो जब भी आप फोर्स को फाइंड करोगे, चाहे 1 को चाहे 2 को, आपको दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर कई दफा ये क्वेश्चन रेशो से रिलेटेड आता है, तो अगर आपसे रेशो पूछी जाए तो याद रखिएगा कि जो म्यूचुअल फोर्स होती है उसकी मैग्नीट्यूड की रेशो हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल आती है। तो इसमें कभी भी आपने गलती नहीं करनी कि चार्ज बड़ा है छोटा है तो उसके मुताबिक आप फोर्स की वैल्यू को चेंज कर दो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट है ना, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स में डायरेक्शन कहां से सेम आएगी? डायरेक्शन तो हमेशा ऑपोजिट आएगी। तो मैग्नीट्यूड की रेशो पूछेगा तो 1:1 आएगा। अगर फोर्सेस की रेशो पूछेगा तो फिर नेगेटिव साइन भी आएगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर मैग्नीट्यूड की रेशो पूछेगा तो फिर 1:1, अगर सिंपली फोर्सेस की रेशो पूछेगा तो फिर साथ साइन क्या आएगा? फिर साथ साइन आपके पास नेगेटिव भी आएगा। तो फिर आपके पास आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 1:-1 या -1:1, वो कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये चीज आपके पास आ गई कूलम फोर्स में म्यूचुअल फोर्स के हवाले से।
नेक्स्ट पॉइंट कूलम फोर्स के हवाले से कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कूलम फोर्स के ऊपर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ मीडियम। देखिए डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है उस इंसुलेटिंग मीडियम को जिसको आप इंट्रोड्यूस करते हो बिटवीन द चार्जेस या बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये इंसुलेटर होता है और इसका काम क्या होता है? कैपेसिटर के बीच में इसका काम होता है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना, और वैसे अगर आप चार्जेस के दरमियान इसको इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वहां पर इसका काम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस करना। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? इसका आंसर बड़ा सिंपल सा, आप कहोगे कि जब भी चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रो डाइलेक्ट्रिक आएगा, कोई इंसुलेटिंग मीडियम आएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल डिक्रीज। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देगा। कितना कम कर देगा? बाय 1/εr टाइम्स। क्या मतलब है इसका 1/εr टाइम्स का? इसका मतलब ये होगा कि अगर दो चार्जेस के दरमियान पहले कोई मीडियम नहीं था, पहले क्या थी? फ्री स्पेस थी, वैक्यूम था, तो तब आपने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम दैट इज एफ वैक्यूम, और वो किसके इक्वल? 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर। आपने क्या किया? आपने उन चार्जेस के दरमियान अब किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई भी मीडियम हो सकता है, और उस मीडियम को हमने नाम क्या दे दिया? डाई इलेक्ट्रिक। अब क्या होगा? अब आपके पास फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम कंसीडर होगी, और फार्मूला में चेंज ये आएगा कि अब अकेली परमिटिविटी फ्री स्पेस की नहीं होगी, अब उस फ्री स्पेस के अलावा एक नया मीडियम आ गया, और अब आपको वहां लिखना पड़ेगा ε0 इंटू εr, और साथ वही फार्मूला Q1 Q2/r स्क्वायर। ये जो εr है ये क्या चीज होती है? ये जो εr है ये बेसिकली आपका रिलेटिव परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक की, कि जो डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से अब कितनी परमिशन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये आपके पास εr है। तो अगर आप ओवरऑल इसके फार्मूला को देखते हो, ओवरऑल इसके फार्मूला को देखते हो, तो पहले वाले फार्मूला और दूसरे वाले फार्मूला के अंदर जो सिर्फ डिफरेंस है वो εr का है। तो जब इनको कंपेयर किया जाता है तो यूं लिखा जाता है कि फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/εr टाइम्स फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। और εr की अगर वैल्यू देखी जाए तो εr की वैल्यू हमेशा आपके पास 1 से ग्रेटर होती है। इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या है? ग्रेटर है। इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, εr की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर है, और अगर ये 1 के इक्वल है तो वो सिर्फ किसके लिए होती है? दैट इज फॉर वैक्यूम। तो εr इज इक्वल टू 1, दैट इज फॉर फ्री स्पेस। तभी तो फ्री स्पेस के फार्मूला के अंदर εr नहीं होता, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर। अगर आप एयर की बात करो तो एयर के लिए 1.0006 इसकी वैल्यू होती है, जिसको हम कंसिडर करते हैं कि 1 के इक्वल है, अदरवाइज वो 1 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये वैल्यू 1 से ग्रेटर तो ऑटोमेटिकली फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम कम होगी एज कंपेयर टू फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। कहता है कि फोर्स जो पहले थी विदाउट डाइलेक्ट्रिक वो 100 न्यूटन थी, डाइलेक्ट्रिक के आने से फोर्स 30 न्यूटन हो गई। बताओ εr की वैल्यू क्या है? तो आपको फोर्स पहले और बाद में गिवन है, आप फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, εr की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और अगर आप इस फार्मूला से εr को डिफाइन करना चाहो कि व्हाट इज εr, तो आप कहोगे εr इज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम टू द फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ये इन दोनों की कांस्टेंट रेशियो है, फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम टू फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। और अगर ये सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है तो याद रखिएगा इसका यूनिट कोई नहीं होगा। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट होता है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट नहीं होता।
और एक और चीज परमिटिविटी के हवाले से आप लोगों ने याद रखनी है, वो क्या है कि अगर आपके पास मेटल की बात की जाए तो याद रखिएगा मेटल डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि मेटल डाइलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर चार्जेस के दरमियान मेटल को एज अ मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होगा। तो मेटल एक कंडक्टर है, चार्ज को कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपके पास ओवरऑल जो फोर्स है वो रिड्यूस होकर जीरो हो जाती है, क्योंकि मेटल की एप्साई आर की वैल्यू इंफिनिटी, और जब इस फार्मूला के अंदर आप इंफिनिटी पुट करोगे आपकी फोर्स कितनी हो जाएगी, वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। लेकिन मेटल, मैं बार बार कहूंगा कि ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ एक मीडियम है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि मेटल के आने से क्या होगा, तो मेटल के एप्साई आर की वैल्यू इंफिनिटी, और इसकी वजह से हमारी फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। गुल अहमद, या तो पढ़ लो या फिर पीएमसी के सेनेट की बात कर लो। ये अब एक और बच्चा आ गया, रहीला मेहताब। बच्चे आप पढ़ लें, बेहतर है। ये क्लास पीएमसी को डिस्कस करने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए। ऊपर एक बच्चे ने और इसका जिक्र किया था, ताहिर, अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुई। तो बच्चे जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, या मुझे कह दो मैं छोड़ देता हूं क्लास, आप लोग आपस में पीएमसी की डिस्कशन कर लो। मतलब हद होती है एक चीज की कि आप लोग क्लास में लेक्चर लेने आ रहे हो या पीएमसी के ऊपर डिस्कशन करने आ रहे हो। अब ये लें, सारा जमशेद का मैसेज भी सुन लें कि टाइमिंग क्या है। ये राहिला मेहताब, मैं आपको कर रहा हूं टाइम आउट, क्योंकि आप लोग बात तो मानते नहीं है, और आइंदा अगर किसी ने ऐसी कोई हरकत की तो ऑटोमेटिकली मैं उसको ब्लॉक करूंगा, उसको मैं टाइम आउट नहीं दूंगा। जब क्वेश्चन कहूंगा क्वेश्चन पूछिएगा, उसके अलावा अपने क्वेश्चन नहीं पूछना। कौन सा रेशियो वाला पॉइंट आरिफा एग्जैक्टली बताएं, मैं फिर आपको बताऊंगा। मैंने दो रेशियो वाले पॉइंट डिस्कस किए, एक मैंने ऊपर म्यूचुअल फोर्स में रेशियो वाला पॉइंट डिस्कस किया, वो वाला, या जो मैंने अभी रिलेटिव परमिटिविटी की बात की वो वाला, कौन सा पॉइंट। नहीं वाला, नहीं वाला कौन सा बच्चे। आप लोग ना अपने फजूल या ग्रुप में या चैट में मैसेजेस से सारा टेम्पो खराब करते हो, और कुछ नहीं करते हो, अपना नुकसान भी करते हो और मेरा नुकसान भी करते हो, मेरा टाइम वेस्ट होता है, आपको अपने टाइम की कोई फिक्र नहीं है। कर लें बातें पीएमसी के बारे में जितनी आप लोगों ने करनी है। एक ऊपर बताने वाला आया था कि जब पीएमसी का नोटिफिकेशन आ गया कल से ओपन होगा। मतलब मैं आपको डेली एक चीज का कहता हूं और फिर भी आप लोग उसी तरह से एक चीज को लेकर चलते हैं। जो रिलेटिव परमिटिविटी वाला पॉइंट है वो बड़ा सिंपल सा है कि ये जो फार्मूला आपको मैंने लिख कर दिया था कि फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्साई आर टाइम्स फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। यहां से अगर आपने एप्साई आर को कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एप्साई आर ऊपर चला जाएगा, फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम नीचे आ जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम टू फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ये मैंने बताई थी रेशो वाली बात। क्लियर है।
जो लास्ट पॉइंट बच्चे मैंने बताया था वो मेटल से रिलेटेड बताया था कि मेटल अगर चार्ज के दरमियान इंट्रोड्यूस हो तो क्या होता है। तो मेटल जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ओवरऑल हमारे पास फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्योंकि जो परमिटिविटी हमारे पास होती है ये बेसिकली किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की। और जो मेटल्स होते हैं आप लोग आगे जाके पढ़ते हो गॉसेस लॉ के अंदर, मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड